दो तीन चीजें देखनी है। एक तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक है वर्क एंड लेबर, और एक तीसरा और होता है वर्क एंड मटेरियल्स। ठीक है, कैसे देखना है समझो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है जो कि है ना, चीजों को बेचने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, जिसमें आपका मेन काम जो होता है दैट इज, मतलब आप लेबर के लिए आपसे संपर्क किया जा रहा है वर्क करवाने के लिए वहां पर। मतलब है ना, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या हो गया कि है ना, आप एक गोल्ड स्मिथ के पास में जा रहे हैं, सुनार के पास में जा रहे हैं, और आपने उनसे एक नेकलेस खरीदा। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, माल खरीदने बेचने के लिए यहाँ पर उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट मतलब अप्लाई होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है गुड्स के खरीदने और बेचने के लिए। लेकिन यहीं पर आपकी मदर है, वो अपना, वो जो है अपना गोल्ड खुद लेके जा रही हैं, और बदले में बोलती हैं कि बस मुझे इस गोल्ड से आप नेकलेस बना के दे दीजिए। तो वहां पर आप उनसे कुछ गुड्स नहीं खरीद रहे हो, वहां पर आप क्या कर रहे हो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर जज, जहां पर आपने उनसे केवल उनका काम खरीदा है, उनकी लेबर खरीदी है। क्या इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में, एक में तो आप उनसे पूरा नेकलेस खरीद रहे हो, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जबकि दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओनली वर्क एंड लेबर, जहां पर आपने उनसे अपना गोल्ड दिया और बोला आप बस अपनी सर्विसेज दीजिए, उस गोल्ड से नेकलेस बना के दे दीजिए। तो वहां पर आपने उनसे कुछ माल नहीं खरीदा है, आपने बस उनसे उनकी सर्विसेज ली है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में फर्क समझ में आ गया? झील क्या हुआ? नहीं सर, मैं वही बोल रही थी कि वो जो वर्क हम लेते हैं उनसे, उसको सर्विसेज भी, मतलब उनका सर्विस लेना एक जैसे सर्विस लेने में कोई गुड्स सर्विस। खरीदा क्या तूने? नहीं नहीं। बस बात क्लियर। ठीक है, और तीसरी एक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल, ये अभी अपन करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। चलो पढ़ना चालू करते हैं। कौन पढ़ेगा? देव नहीं, देव तो खाना खा रहा है। ईशा शेट्टी आज तू पढ़ लेना बेटा। How so? Meaning, a sale is one in which the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. Contract for work and labor, it is a contract for performing certain work and not specifically for transfer of property and goods. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो वो है जिसमें सर अपन ने सेल की डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि सर उसमें ओनरशिप उन गुड्स की एक बंदे से दूसरे बंदे के पास में ट्रांसफर होगी ही होगी। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वन इन विच द प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर is a contract for performing a certain work and not specifically for the transfer of property in goods। ठीक है, कोई काम करने के लिए उसमें कोई प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स एक बंदे से दूसरे के पास में मेजरली वहां पर कोई ट्रांसफर नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट, एक्ट इन्वॉल्व। शेटी। It involves delivery of goods by seller to buyer. It involves exercise of skill and labor in doing or rendering of some work by one person to another for consideration in money or other form. तो इधर तो मेनली क्या है, आपने उसकी स्किल और लेबर खरीदी है, जबकि यहाँ पर क्या है, गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, वही है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का जो मैंने आपको बताया। अ गोल्ड स्मिथ इज प्रोवाइडेड विद रॉ गोल्ड, आपकी मम्मी ने खुद ने उनको अपना सोना दिया, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिजाइन और पैटर्न, and he gives it back as finished ornaments of the said pattern. This is an example of contract of work and labor, and this is not, so no change of ownership, nothing is happening, no goods are getting sold, so it is a contract of work and labor। ठीक है, और इधर सेल में मिस्टर ई के पास में 100 बैग्स राइस के थे, जो उन्होंने मिस्टर जे को बेच दिए 3,000 रुपए में, और उनको पोजेशन भी दे दिया। तो ये तो प्योरली सेल का एग्जाम्पल है। अब है ना, एक चीज और देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देख लिया अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर समझा दिया मैंने आपको। एक तीसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटीरियल्स। देखो,
कई बार क्या होता है कि है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो कि शिरीन जॉन की कार है वो ब्रेक डाउन हो गई। शिरीन की कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो इसने एक मैकेनिक को दिखाया। मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक ने कहा मैडम आपकी कार में ये 3 पार्ट्स खराब हो गए हैं, इनको बदलने की जरूरत है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सर वो कार रिपेयर भी तो कर रहा है, यानी कि ये बीच की चीज आ गई, सेल और वर्क एंड लेबर की बीच की चीज आ गई, क्योंकि यहां पर वो आपको सर्विसेज भी दे रहा है और वो आपको ये मतलब ये वाली चीज जो है ना ये भी बेच रहा है, क्या नाम, स्पेयर पार्ट्स भी लग रहे हैं। तो इसमें अब अपने को ये आइडेंटिफाई करना है। देखो 2-3 एग्जांपल्स पढ़ा देते हैं, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए एक बार देखते हैं कि 1 मिनट। ये देख, ये वाला पढ़ना बेटा। ईशा, ये वाला एग्जाम्पल पढ़। Repair of a car and supply of spare parts required for such repairs is a contract for work and materials. देखो Myers and Co. versus Brent Cross Services. केस का नाम है, ठीक है, रिपेयर ऑफ कार एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सच रिपेयर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। यानी यहाँ पर लेबर भी आ गया और यहाँ पर माल भी बिक रहा है। दोनों बात समझ में आ गई। तीनों कैटेगरीज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटीरियल्स। ठीक है, तो सर इसमें दोनों बिक रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सी चीज भारी। अब ये पैरेलल 2 एग्रीमेंट्स और देखना, फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ये वाला पढ़ना, क्या नाम है ईशा, ये A वाला dentist एग्जाम्पल। agreeing to हाँ, supply a डेंटिस्ट full वाला। set of A dentist agreeing to supply a full set of artificial teeth with material entirely found by him is a contract of sale of goods. देखो, dentist agreeing to supply a full set of artificial teeth with materials entirely found by him is a contract of sale of goods। केस का नाम है ली वर्सेस ग्रिफिन। देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। डेंटिस्ट ने क्या एग्री किया है, डेंटिस्ट ने एग्री किया है कि मैं आपके दांत के शेप के हिसाब से, आपके मुंह के शेप के हिसाब से आपको दांतों की एक बत्ती सी, जिसको बोलते हैं ना आर्टिफिशियल सेट ऑफ टूथ, वो सप्लाई करूंगा। ठीक है, जो कि आपके हिसाब से फिक्स होगी। तो सर यहां पर मेनली वो आपको मटेरियल सप्लाई करने की बात कर रहा है, जिसमें वर्क या लेबर तो एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन दिस यहां पर मेन चीज क्या है समझना। यहां पर मेन चीज है आपको उन आर्टिफिशियल टीथ का सेट सप्लाई करने की बात है। आर्टिफिशियल सेट ऑफ टीथ सप्लाई करने की बात है जो कि आपके यहां पर फिट हो गए। सर मेन चीज है सप्लाइंग ऑफ मटेरियल, सो दिस विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। दोनों हम उधर कंसिडर नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यहां पर मेन चीज क्या है, सेल ऑफ गुड्स हो रहा है। यहां पर मेन चीज है आपको आर्टिफिशियल टीथ सेट बना के दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर वो पार्ट ज्यादा भारी है कि हम गुड्स दे रहे हैं आपको। वर्क एंड मटेरियल उसमें थोड़ा बहुत लग गया, कहीं से थोड़ा सा एक कट मार दिया ताकि वो आपके दांतों में सेट हो जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। मेन चीज इस वाले एग्जाम्पल में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक रैपर का नाम सुना है, बादशाह, हु रैप्स, सिंग्स। ठीक है, तो उसको आपने कई सारे म्यूजिक वीडियोस में एक बहुत मोटा फर का कोट पहने हुए देखा है कभी, जो जनरली अपन लोग कभी नहीं पहनते हैं। तो एवरी नाउ एंड देन दे कीप डूइंग दीज एक्शंस आफ्टर वियरिंग दोस। ठीक है, तो अब एक रैपर बादशाह ने एक टेलर को बोला कि टेलर या एक क्या कहते हैं फैशन डिजाइनर को बोला, मुझे आपसे एक फर कोट खरीदना है। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा बहुत उसको आप मेरे हिसाब से एडजस्ट कर देना, थोड़ा बहुत उसको आप मेरे हिसाब से एडजस्ट कर देना। तो मैं देखो यहां पर भी गुड्स तो सप्लाई हो ही रहा है,
मैं मानता हूं कि इसमें वर्क भी हो रहा है, ठीक है, बट इधर मेन चीज क्या है, फर कोट सप्लाई करना, न कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स, ठीक है। मेन चीज ये नहीं है। मेन चीज क्या है, मुझे फर कोट चाहिए, थोड़ा बहुत मेरी फिटिंग के हिसाब से कर देना। तो मेनली भारी क्या चीज पड़ रही है यहाँ पर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, वी विल नॉट कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स एंड वर्क एंड मटेरियल, हम यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो क्या है, दोनों चीजें हो रही थी बरोबर बरोबर रेशियो में। सर माल भी सप्लाई हो रहा था, और मेनली है ना वर्क भी हो रहा था कार वाले में, जिसमें कार भी रिपेयर करनी थी और साथ में मटेरियल्स भी लग रहे थे, ठीक है। तो वो वहां पर दोनों 50-50% के आसपास रेशियो में काम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेनली कोट सप्लाई होना है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत फिटिंग के करके देना है, तो भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई गुड्स मानेंगे। सेम डेंटिस्ट वाला केस, कि सर डेंटिस्ट ने मेनली आपको एक दांतों के सेट बना के देने का बात किया, थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो करेगा, इट इज मेनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इनमें जिस चीज का एलिमेंट भारी है ना, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको एक अपोजिट एग्जांपल देता हूं, जिसमें जिसमें मटेरियल भी सप्लाई हो रहा है, लेकिन जिसमें वर्क भी एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन वर्क का पलड़ा भारी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। झील एक दिन गई एक पेंटर के पास में, झील एक दिन गई एक पेंटर के पास में, बोला मेरे को मेरी एक पोर्ट्रेट बनवानी है। पता नहीं इसके दिमाग में कोई फितूर चढ़ा कि मैं आई एम अ मॉडल और मुझे तो मेरी एक पोर्ट्रेट बनवानी है, ठीक है। तो इसने, झील और पेंटर के बीच में हुआ कि है ना, आप मेरे लिए एक पोर्ट्रेट पेंट करेंगे, ठीक है, और उसके लिए जो भी कैनवास है वो भी आप लाएंगे, जो भी पेंट्स है वो भी आप करेंगे, ठीक है। नो डाउट इधर वर्क और लेबर के साथ में मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा भारी एस्पेक्ट कौन सा है, वर्क एंड लेबर। पेंटिंग इज द मेन थिंग, वो सब सेकेंडरी एस्पेक्ट है, कि मटेरियल भी वो ला रहा है ना, पेंट ब्रशेस भी वो ला रहा है ना, पेंट भी वो कर रहा है ना, कलर्स भी उठा के ला रहा है, जो भी है। बट हम इसमें ये पेंटिंग वाला पार्ट इतना भारी है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर कंसिडर करेंगे। मतलब क्या नाम है, ड्राइंग अ पोर्ट्रेट एंड हैंडिंग, ये देखो यही आ गया, ड्राइंग अ पोर्ट्रेट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द पर्सन हु हैज रिक्वेस्टेड इट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, नॉट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स, ठीक है। वर्क एंड लेबर, इवन दो दे वुड पास टू द कस्टमर मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ कैनवास एंड पेंट, बट मेन चीज क्या, आप उससे उसका आर्ट खरीद रहे हो, पेंटिंग करने की लेबर खरीद रहे हो। बात समझ में आया। यही आप किसी पोर्ट्रेट वाले बनाने वाले के पास में नहीं गए होते, और आप किसी ये कहते हैं ना ओल्ड पेंटिंग ऑक्शन हाउस के पास में गए होते, वहां से आपने कोई पेंटिंग खरीदी होती, तो दैट वुड हैव बीन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। दोनों में फर्क समझ में आया आपको? यस। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सिचुएशन में आएगी, आपको ये देखना है कि क्या चीज ज्यादा महत्व रख रही है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योरली सेलिंग ऑफ गुड्स है तो इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्योरली इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कि गोल्ड स्मिथ को मैंने अपना गोल्ड दे दिया, बस उससे कहा इसी गोल्ड से बना दे, तो इट इज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कई कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्क एंड मटेरियल्स दोनों लगते हैं, जैसे कार रिपेयर, सर रिपेयर भी करूंगा, पार्ट्स भी नए खरीदने पड़ेंगे इसके लिए, तो दोनों चीजों के लिए हो गया। कई चीजों में लगता है कि वर्क एंड लेबर भी है और मटेरियल्स भी है, लेकिन उसको वर्क एंड लेबर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट इतना छोटा है उस वर्क एंड लेबर के सामने कि हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वर्क एंड मटेरियल, जैसे कि पोर्ट्रेट बनवाना किसी से, अब उसके लिए भले ही वो कैनवास और कलर्स ढूंढ के लाया, बट देन ऑल्सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कई में जैसे 32 जो दांतों का सेट है डेंटिस्ट वाला, और फर कोट है, उसमें भले ही उन्होंने सिलाई एडजस्ट किया, डेंटिस्ट ने भले ही आपके दांतों के हिसाब से उसे एडजस्ट किया, बट इट इज मेनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। वहां पर वो वाला एस्पेक्ट भारी है। तो सारी चीजों को ध्यान रखना, उस हिसाब से अपने को डिसीजन लेने हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स चार पांच ध्यान रख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। झील बोल, तेरे को क्या डाउट है? नहीं सर, मेरे को यही था कि डेंटिस्ट भी तो आप खुद उसका खुद का इतना पढ़ाई का जो
टेक्निक्स एंड ऑल है वो यूज करके तो मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग लेगा, राइट? तो फिर इसमें वो वर्क एंड लेबर भी तो आना चाहिए। कोई भी अपना 32 ऐसे ही थोड़ी कर देगा, उसके दांतों के हिसाब से वो क्ले मेजरमेंट होता है, बहुत कुछ होता है उसमें। देख, रेडीमेड 32 भी आती है, पता है तेरे को? हाँ सर, पर वो फिट नहीं होती है, मतलब अरे ऐसे तो उसमें अपने थोड़ा दांतों बहुत, का शेप उसमें थोड़ा स्टेबल। बहुत मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया, तो डेट विल बी मेनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन यदि यही जहां पर उसकी मेहनत ज्यादा लग रही है, तो मैं उसको वर्क प्लस मटेरियल मान लूंगा। बात समझ में? सो यही तो मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा क्वेश्चन बोले वैसा तुमको रिएक्शन मारना है। अभी अगर इसमें इनविजिलाइन पता है आपको, जो इनविजिबल ब्रेसेस काइंड ऑफ होता है, तो उसमें भी मतलब वो रेडीमेड नहीं होता, वो अपने दांतों का मेजरमेंट के हिसाब से होता है। तो वो आपका वर्क लेबर होगा कि सेल ऑफ गुड, मतलब हमें हमें वो इन्विजिलाइन खरीदना तो पड़ता ही है, पर मेनली उसमें उनका कितना वो लगता है, मतलब पहले तो मेजरमेंट लेंगे, फिर उस हिसाब से उसको डिजाइन करना प्रॉपरली उस पैटर्न में, ये वो। यदि तो यदि उस प्रोसेस में मेजॉरिटी पार्ट इज लेबर ओरिएंटेड and minuscule part is that goods oriented, then we'll be considering it as contract for work and labor. ठीक है, इफ सर दोनों बरोबर बरोबर के आसपास कहीं आ जाता है तो हम ले लेंगे वर्क प्लस मटेरियल्स। और यदि मेनली मटेरियल का ही है, थोड़ा बहुत वो कुछ करना पड़ रहा है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स मानेंगे। समझी? ठीक है, यही हाँ दिमाग लगाना सर, है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक्चुअल में खुद से रिपेयर, मतलब खुद से बना रहा है कि किसी और से? क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगा। जैसे इसी में देख ले, अ डेंटिस्ट एग्रीइंग टू सप्लाई अ फुल सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ विद मटेरियल एंटायरली फाउंड बाय हिम। ठीक है, मटेरियल उसने देने की बात करी, लेकिन मेन चीज क्या है? अ डेंटिस्ट इज अग्रीइंग टू सप्लाई अ फुल सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ विद मटेरियल एंटायरली फाउंड बाय हिम। यहाँ पर वो दांत का सेट देने की बात कर रहा है। हिंट मिल गया ना यार मेरे को कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, इसको एक बार वापस पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर को स्किल एंड लेबर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स भी होता है। ठीक है, इन सबको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। किसी गुड्स को खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कि सर वैसे ही बनता है जैसे एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये आपको आता है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोसेस कहाँ से चालू होती है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से ही चालू होती है या नहीं होती है? एक जने ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, बाकी की प्रोसेस कंप्लीट हुई। ठीक है, तो सर ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो ये भी तो वैसे ही बनेगा। नया क्या है इसमें? नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसी को एक नया टॉपिक बना दिया बस। हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। फर्स्ट पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। शेट्टी पढ़ इसको। A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. तो a contract of sale is made by an offer to buy और सेल। मैं बेचना चाहता हूं आपको, क्या आप खरीदोगे? या मैं खरीदना चाहता हूं आपसे, क्या आप बेचोगे? जिस भी चीज का ऑफर है वो दिया जाएगा, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। तो सर ऑफर का एक्सेप्टेंस आते ही कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रोसेस चालू। सेकंड, पेमेंट एंड डिलीवरी। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था इन वाइल वी वर स्टडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर कंसिडरेशन। क्या बात बताई थी? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। दोनों पार्टीज एक दूसरे को पास्ट में भी कंसिडरेशन दे सकती हैं, प्रेजेंट में भी दे सकती हैं, फ्यूचर में भी दे सकती हैं। एक ने प्रेजेंट में दे दिया, एक फ्यूचर में देगा, ऐसा भी हो सकता है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बट द मेन पॉइंट इज कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कभी भी दिया जा सकता है। सेलर हो सकता है कि
अपनी ओनरशिप प्रेजेंटली दे दे या फिर फ्यूचर में दे दे, ठीक है। पेमेंट हो सकता है अभी मिल जाए, हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात कि सर और मैंने आपको अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाते हुए बात बताई थी कि सर ओनरशिप मिलना और उन गुड्स का पोजेशन मिलना या उन गुड्स की डिलीवरी होना, ये दो इंडिपेंडेंट बातें हैं। ओनरशिप मिल गई और पोजेशन बाद में मिला, ऐसा भी पॉसिबल है। ओनरशिप मिलते समय ही पोजेशन मिल गया या डिलीवरी मिल गई, ये भी पॉसिबल है। पोजेशन या डिलीवरी पहले मिल गई, ओनरशिप बाद में मिला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बोला था या नहीं बोला था? बिल्कुल बताया था। तो सर पेमेंट हो गया, अभी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट में हुआ है। डिलीवरी पहले ही दे दी, ओनरशिप मिलने से डिलीवरी बाद में दे रहे हो, साथ में दे रहे हो, तो ये सब परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस जैसे कंसिडरेशन के होते हैं वैसे सब पॉसिबल है। प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे कि सर सबसे पहले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, दूसरा पेमेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड, जो भी ऊपर सेलिंग एंड परचेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें क्या डिटेल्स हो सकती है पेमेंट और डिलीवरी को लेके? फर्स्ट पॉइंट पर शेट्टी। The immediate delivery of the goods, but the price to be paid at some future date. मतलब पेमेंट और डिलीवरी के परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस अलग हो सकते हैं ना। पेमेंट उसी समय होगा जब डिलीवरी होगी, पेमेंट अभी डिलीवरी बाद में, पेमेंट अभी डिलीवरी पास्ट में हो चुकी है, पेमेंट बाद में डिलीवरी अभी, ठीक है। तो ऐसे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पेमेंट और डिलीवरी को लेके हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है। द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, बट द प्राइस टू बी पेड इन फ्यूचर, ये भी हो सकता है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट द डिलीवरी टू बी मेड इन फ्यूचर, ये भी हो सकता है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी हो सकता है। द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, जैसा कि पार्टी ने बोला कि सर 1000 सप्लाई करने हैं, 200 की इंस्टॉलमेंट में सप्लाई करने हैं, 200 की इंस्टॉलमेंट में सप्लाई करने हैं, ठीक है। 1000 लोगों को सप्लाई करने हैं, जैसे जैसे 200 आएगा ऐसा भी हो सकता है। और ये भी बोल सकते हैं कि 200 के आते ही 200 का पेमेंट कर दूंगा, फिर 200 आएंगे 200 का पेमेंट कर दूंगा, या ऐसा भी बोल सकता है कि पेमेंट एकदम लास्ट में करूंगा, ये कुछ भी पॉसिबल है। सो डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स और द पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट और बोथ, कि सर डिलीवरी बाद में दूंगा या पेमेंट बाद में दूंगा या दोनों ही फ्यूचर में होगा, डिलीवरी भी फ्यूचर में दूंगा पेमेंट भी फ्यूचर में दूंगा, सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। सो ऑफर एंड हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, सर ये ऐसे आप टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से होती है। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर अपन ने पढ़ा है कि मेनली या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यदि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो दे विल बी मेड इन वर्ड्स, आइदर इन ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। तो वही तरीके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही तो बन रहा है यार। फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड। यानी यहां तक जो पढ़ा वो सारा एक्सप्रेस, ये वाला जो पार्ट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मिक्स, और मे बी इम्प्लाइड, और ये हो गया इम्प्लाइड, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में बनेगा। तो ऐसे ही तो बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से चालू होते हैं, आइदर इन एक्सप्रेस वे और इम्प्लाइड वे बनते हैं। और पेमेंट और डिलीवरी की जहां तक बात है और ओनरशिप ट्रांसफर होने की बात है, उनमें एन नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चल सकते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, एक बार फुट्टू सा क्वेश्चन लगा मेरे को, पर आया हुआ है, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। जिल मैडम क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये जो दो अपन पढ़ रहे हैं, इनमें से इंडिविजुअली इस एक एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स खराब हो रहे हैं या फिर खत्म हो जा रहे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे किस बला का नाम है। ठीक है, पढ़ना चालू कर भाई। Goods perishing before making of the contract. Where the contract of sale is made for the sale of specific goods, and when the contract was made, the goods have, without the knowledge of the seller, destroyed or so damaged before making of contract as not to answer to description in the contract, then the contract of sale is void. देखो, स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं रे? व्हाट आर स्पेसिफिक गुड्स? जब अपन ने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े हैं तो उसमें अपन ने स्पेसिफिक गुड्स पढ़े हैं। व्हाट आर स्पेसिफिक गुड्स? अच्छा, पहले तीन मेन टाइप्स ऑफ गुड्स बताओ। पहले जो तीन गुड्स की तीन ब्रॉड कैटेगरीज है वो बताओ। गुड्स की जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो बताओ ईशा बांगड़। Existing goods, future goods, contingent goods. एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स, बिल्कुल सही। खनक, एग्जिस्टिंग गुड्स की तीन वैरायटी बता। So specific goods, हाँ, unascertained goods, and certain goods. एन असर्टेन्ड गुड्स और असर्टेन्ड गुड्स, बिल्कुल सही है। तो अब पुलकित तू मुझे बता, स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्पेसिफिक गुड्स? पुलकित। सर कोई पर्टिकुलर गुड्स। पर्टिकुलर गुड्स ऐसे लिखेगा एग्जाम में, डिफाइन स्पेसिफिक गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स, दैट्स इट। आगे आप जानो, ऐसे नहीं। ध्यान से समझा मेरे को, एग्जाम में कैसे समझाएगा स्पेसिफिक गुड्स में क्या कीवर्ड्स आने चाहिए, क्या होते हैं। मुझे कैसे समझ में आएगा कि तेरे को आता है या नहीं? मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा? देव। The goods which are specifically identified at the time of sale. एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, यानी कि मेरे पास में 10 कार पड़ी हुई है, कार का शोरूम है मेरे पास में। इन 10 कार में से कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही एक गाड़ी पे हाथ रख दिया कि मुझे ये वाली कार चाहिए। तो एट कीवर्ड क्या है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक वही वाला चाहिए मेरे को, वही वाला। जबकि मेरे पास में 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको या तो सैंपल बताया या डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया, या फिर सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों दिखाया। आपने कहा चलो मेरे को 100 बोरी गुड्स दे देना, मैं कहा ठीक है, बेचा आपको सेम क्वालिटी का। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इन 1000 बोरी में से कौन सी 100 बोरी, वो तो मैंने आइडेंटिफाई नहीं करी। तो ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स। अभी तक मैंने असर्टेन नहीं किए कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। जब मैं शाम को वो माल भिजवाना है, मैं उसके लिए वापस उसको 1000 में से 100 बोरी अलग निकाल लूंगा, तो दिस विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ, दिस विल बिकम असर्टेन। वो गुड्स क्या हो जाएंगे? फिर असर्टेन हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में असर्टेन हो जाएंगे। यही मैंने, यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही 100 बोरी अलग कर ली कि मुझे तो ये वाली 100 बोरी गेहूं या तो देनी है या लेनी है, देन इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही वो 100 बोरी अलग कर ली थी, ये वाली 100 बोरी चाहिए, तो फिर ये स्पेसिफिक गुड्स का हो जाएगा। पुलकित, डिफरेंस समझ में आया या वापस समझाऊं रे? समझा सर, समझा। तो यार मेरे को भी ढंग से समझाना है यार, यूं क्या करता है? देख, दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, सीरियस हो जा मेरे लिए थोड़ा सा, ठीक है? तू कर सकता है, यदि तूने नहीं किया तो गलती तेरी भी रह जाएगी और मेरी भी रह जाएगी। तेरी ये रहेगी कि तेरे में कैपेबिलिटी होते हुए तूने नहीं किया, और मेरी ये रह जाएगी कि मेरे होते हुए तू फेल हो जाएगा, जो दोनों के लिए ही बहुत गंदी बात होगी। इसलिए सीरियस हो जाओ भाई, सब जने, सभी जने हो जाओ। अब ये जो अपन सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये दोनों सेक्शन किसके लिए हैं? ये केवल और केवल स्पेसिफिक गुड्स के मामलों में अप्लाई होते हैं, दूसरे गुड्स के मामले में ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है?
ये केवल और केवल सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो हम अभी पढ़ेंगे, ये केवल स्पेसिफिक गुड्स के मामले में अप्लाई होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स? कौन से गुड्स रे? स्पेसिफिक गुड्स। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वहां लिख लो अपनी नोट्स में कौन से गुड्स की, स्पेसिफिक गुड्स। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देखना ये कहना क्या चाह रहा है। पुलकित के पास में एक स्कूटर है, ठीक है, जो कि उसने अपने कहीं ना कहीं ये समझ लो गैराज में नहीं, उसने अपने घर के बैकयार्ड में पार्क किया हुआ है। उसने अपने घर के बैकयार्ड में पार्क किया हुआ है, घर के पीछे की जगह। मान लो इसके पास में बंगला है, बंगले के पीछे पार्क किया हुआ है इसने, ठीक है। दीपावली का टाइम चल रहा है, अभी पुलकित ने देव के साथ में ये स्कूटर बेचने का एग्रीमेंट बनाया। कब? 6 नवंबर 2023 को, 6 नवंबर 2023 को ये स्कूटर बेचने का एग्रीमेंट बनाया। पर इसको पता ही नहीं था कि एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट क्या है कि मैं आपको स्कूटर दूंगा, मेरा वाला स्कूटर जिसका नंबर है मुंबई 0416D1234, मान लो ऐसा कुछ नंबर है इस स्कूटर का, ठीक है। तो यहां पर और बदले में 50,000 रुपए लूंगा, ठीक है। कब बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट? 6/11/2023 को, ठीक है, कि मैं आपको ये वाला मेरा स्कूटर जिसका ये नंबर है वो दूंगा और बदले में 50,000 रुपए लूंगा। ये कैसे गुड्स के लिए है? ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हमें पता है ऐसा स्कूटर जो पुलकित का स्कूटर है जिसका नंबर मुंबई 041234 जिसका नंबर है, उस वाले स्कूटर को बेचने की बात हो रही है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही हमें पता है कौन से गुड्स की बात हो रही है, तो वो स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई अभी तक? स्पेसिफिक गुड्स कैसे हुआ, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। कनक, पुलकित, रिया, शिरीन, देव, दिया, यस है ना? सर। अभी लेकिन बेचारे पुलकित को पता ही नहीं था कि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उससे पहले दिवाली वाली रात थी। दीपावली वाली रात पे एक पटाखा, वो कौन सा बॉम्ब आता है, सूतली बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, जो भी बोलते हो, वो इसके स्कूटर पे गिर के स्कूटर आग लग के खत्म हो गया। इसको पता ही नहीं था, ठीक है। तो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स था, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही सब्जेक्ट मैटर उसका खत्म हुआ है, तो फिर ये कैसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है? बताओ। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बन रहा है क्योंकि एग्रीमेंट तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। बताओ, एम आई राइट? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बन रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही वो स्कूटर खत्म हो चुका है। तो ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा? बताओ मेरे को, बोलो। यस सर। सभी जने समझ में आया या किसी को एक पैसे का भी डाउट है तो पूछ लो? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जिसमें हम स्पेसिफिक गुड्स बेचने की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है या पेरिश हो चुका है, तो वो कैसा एग्रीमेंट बन रहा है? इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट और नॉट? क्योंकि अब ये शुरू इम्पॉसिबल है, ये कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल है, ये कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लो कि सर, एक मिनट झील, एक मिनट। मान लो ये 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, ठीक है। 1000 बोरी में से 100 बोरी गेहूं दुकानदार ने, शॉपकीपर ने अलग रखा हुआ है, ये अलग रख दिया, ठीक है। ये रहा शॉपकीपर, ये रहा बायर। बायर ये गुड्स देख के चला गया, ये 100 बोरी जो अलग से पड़े हुए थे, बायर ये गुड्स देख के चला गया।
शाम को दोनों एग्रीमेंट बनाने बैठे, सेलर और बायर। बायर बोला वो आपने मेरे को 100 बोरी जो अलग से दिखाई थी ना, जो आपने मेरे को 100 बोरी अलग से दिखाई थी, जो आपने मेरे को 100 बोरी अलग से दिखाई थी, वो मैं आपसे 10,000 रुपए में खरीदना चाह रहा हूं।